हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 26 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये कि इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में एक और क्लैश हुआ सिक्किम वाले रीजन में। तो आर्मी बोल रही है कि वो रिजॉल्व हो चुका है। तो एक चीज़ तो हमारे लिए देखने वाली बात है कि चाइना अभी भी कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहा है, लगातार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए देखने वाली बात है कि कौन सा रीजन है। तो ये आपके सामने मैप है, इधर भूटान, इधर इंडिया, इंडिया में ये सिक्किम। ठीक है, तो ये दो पासेज हैं, नाकुला और एक ही यहाँ पे नाथुला। ठीक है, तो इस जगह पे नाकुला वाले रीजन में है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों पासेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली, तो इसका हमें ध्यान ही रखना है। चाइना तिब्बत और सिक्किम के बीच में है नाकुला ऊपर नॉर्थ में, और यहाँ पर है नाथुला, और ये सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। ओके, इसके अलावा अगर देखें फ्रंट पेज पे हमारे लिए अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो पद्म विभूषण दिया गया है शिंजो अबे, रंजन गोगोई और केशुभाई पटेल को। तो आप देखोगे शिंजो अबे के टाइम पे इंडिया और जापान की जो रिलेशनशिप है वो कितनी हाइट्स पे पहुंच गए। तो उस वजह से हमें यहाँ पर क्या देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो हमें देखनी है वो है कि आप इस चीज़ को देखोगे जो नितिन सिंघानिया है उस बुक में कि ये पद्मा अवार्ड हैं, इनकी क्या कैटेगराइजेशन है, किस तरीके से इनका क्या साइटेशन मिलता है, कितना रिवॉर्ड दिया जाता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्रक्स मेन चीज़ थी वो देख ली, बाकी आपको देखना है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा आप देखोगे ये जो राजस्थान में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी, जिसको बजरी बोलते हैं, उसकी माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी रिवर बेड से। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी एम सैंड पॉलिसी प्रोड्यूस किया है। एम सैंड का मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड, मतलब कंक्रीट हो गई बहुत सारी, उस कंक्रीट को क्रश करके और फिर बाद में सैंड में कन्वर्ट कर दोगे आप। एक तो होता है रिवर बेड में से सैंड उठाना, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवर बेड की अगर सैंड उठा लेता है ना तो वो पानी जो है ना वो नीचे परकोलेट नहीं करता, बजाय उसके वो क्या करता है, जैसे मान लो जो ऊपर की सैंड की लेयर है तो वो अगर हटा दी तो उस वजह से क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा एक तरीके से डीन्यूडेशन हो जाएगा। डीन्यूडेशन की वजह से इरोजन भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है रिवर वाटर की वजह से, और वो सैंड जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो प्रोटेक्शन हट गया, और वाटर जो परकोलेट करके अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो सकता है वो भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस वजह से इस इलीगल सैंड माइनिंग को रोकना ज़रूरी था, तो उसके लिए एम सैंड पॉलिसी लॉन्च की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। और एम सैंड का मतलब हो गया मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या होता है। तो आप ये पद्म अवार्डों के बारे में ऑलरेडी आप देखोगे, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, फिर हम आ गए सीधे पेज नंबर 10 पे। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, बट आपको जो ढूंढना है वो चीज़ मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ कि ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है उसके IG जो हैं उनको जिन्होंने नेगोशिएट किया है जो चाइना की जो PLA है उसके साथ में, तो उस वजह से उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो आपको देखना है वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि प्रेसिडेंट का जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री है, इस अवार्ड के बारे में हमें ढूंढना है। ठीक है, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। अब इसमें ये नहीं देखना है किस IPS को, किस बंदे को ये मिली है, वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस अवार्ड के बारे में जानकारी लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप ज़रूर देखना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। अगर हाँ पीछे कोई न्यूज़ छूटी है ना तो वो न्यूज़ हमने डेफिनेटली डिस्कस कर ली। जैसे पोक्सो वाली न्यूज़ है, तो पोक्सो वाली न्यूज़ हमने कल देखी थी, उसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, केवल पोक्सो के बारे में पढ़ना था, तो वो आप फिर से रिवाइज़ कर सकते हो एक बार। ठीक है, बाकी चीज़ें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको आप मतलब फिज़िकल एक तरीके से इंटरेक्शन कंसिडर करोगे, वो सारी चीज़ें हमारे इतनी काम की है नहीं। हाँ, एक्सप्लेन पेज पे हमारे सामने फर्स्ट आर्टिकल है कि अपकमिंग बजट में किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसकी फौरी तौर पर हम थोड़ा सा आउटकम जानने की कोशिश करेंगे कि नीलकंठ मिश्रा जी क्या बोलना चाह रहे हैं इस आर्टिकल के थ्रू, कि क्या किया जाए जिससे कि इकोनॉमी रिवाइव कर सके, स्टेबिलिटी गेन कर सके। दूसरा आर्टिकल है, उस आर्टिकल में नेपाल की टीम ने K2 गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, जो कि काराकोरम में है, बिल्कुल इंडिया के एकदम नॉर्थ में। ओके, तो एक तो मतलब वहाँ पर विंटर्स में भी इन लोगों ने मतलब चढ़ाई कर ली, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बर्फ़बारी हो रही है उसके बावजूद वो चढ़ते चले जा रहे हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं।
तो ये एक तो डिटर्मिनेशन वाली बात आती है यहाँ पर कि सारी एडवर्सिटीज़ को देखने के बावजूद फेस कर रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ते चले गए और आज देखो यहाँ पे नेपाल का झंडा फहरा दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट पैराग्राफ है, जिसमें हम देखेंगे कि गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 जिसको बोलते हैं वो कहाँ पर है, कौन सी माउंटेन रेंज में, थोड़ा सा जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी और कुछ भी काम का नहीं है इस आर्टिकल में, ये देख लेंगे। आगे देखें तो वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ओली, ठीक है, KPS ओली, उनको उन्हीं की पार्टी ने एक बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद में वो पशुपतिनाथ टेम्पल जाके आए हैं। तो पशुपतिनाथ टेम्पल बहुत फेमस है काठमांडू वाले रीजन में ही, तो हमारे लिए यही चीज़ जानने की है, बाकी तो पॉलिटिक्स है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल काठमांडू। ओके, आगे देखते हैं। फिर इकोनॉमी पेज पे हमारे सामने 2-3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फर्स्ट आर्टिकल है रिस्क ऑफ डिओपोली इन टेलीकॉम सेक्टर। ये है एक तो सर्वाइवल इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपटीशन। कहने का मतलब डिओपोली एक तो होती है मोनोपोली कि इकलौती एक कंपनी अपनी दादागिरी लगाए, एक डिओपोली कि सिर्फ 2 कंपनीज ही रह जाएं और वो फिर अपने हिसाब से अपनी मनमानी करके और कंज्यूमर्स को लूटना शुरू कर दे। तो इसलिए जो आप कह सकते हो कि अभी 3 मेन लीडर्स हैं, आप कह सकते हो जियो, एयरटेल भारती और वोडाफोन आइडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि बोला तीनों का जिंदा रहना, तीनों का सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है, तभी कंपटीशन बचेगा टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में। नहीं तो अगर ये टेलीकॉम सेक्टर में ये डिओपोली हो गई है तो कंज्यूमर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से पिक करके। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है जिसको हम देखेंगे कि इंट्रानेशनल वैक्सीन क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो एक छोटा सा आर्टिकल ये है, ये वाला देखेंगे। और इसके अलावा लास्ट आर्टिकल है दैट इज यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट डिक्लेयर की है, बोला FDI जो है वो मेजर इकोनॉमीज में आने वाली जो FDI थी उसमें बहुत बड़ा गिरावट देखी गई है, जबकि चाइना और इंडिया में ज़्यादा FDI देखी गई है। ठीक है, तो देखेंगे इस आर्टिकल को। इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आएगी कि एक तो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड को मॉनिटर कौन करता है, वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, अंकटाड। ओके, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक दूसरी यहाँ पे देखो छोटी सी न्यूज़ है कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो 2020-21 के सेशन में 9.6% से श्रिंक करेगी। तो यूनाइटेड नेशन की किस रिपोर्ट में डिक्लेयर हुआ है, तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखना हमें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट कौन डिक्लेयर करता है, तो वो है यूनाइटेड नेशन। ना तो वर्ल्ड बैंक है, ना IMF है, ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। समझ गए, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल हम एक्सप्लेन पेज से पिक कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो पीछे वाले आर्टिकल्स थे उनकी थीम हमने देख ली थी कि क्या होगा अपकमिंग बजट में। देखो हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन का सामना कर रही है और वैसे भी हमारी GDP ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा रजिस्टर हो नहीं पा रही है। क्रेडिट के क्रंच का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को लोन नहीं मिल रहा टाइम पे, क्योंकि 2018 सितंबर में IL&FS का फेलियर जो था वो सामने आ गया था। तो GDP को लगातार आप देख सकते हो कि लोगों के पास में पैसा नहीं आ रहा। रही सही में 2 व्हीलर की इनकी बात करें, कारों की, तो BS4 से सीधा BS6 नॉर्म पे हम ट्रांजिशन लेके आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कैश क्रंच देखने को मिल रहा है। लोग जल्दबाजी में अभी स्विच नहीं कर पा रहे हैं या कंपनियों को बहुत हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा है कि जल्दी से ये स्विच करें। रही सही में सरकार के जितने भी एक कदम थे वो प्रो साइक्लिक थे, मतलब साइकिल जब जा रही है, मान लो कि इकोनॉमी डाउन ट्रेड जा रही है, डाउन मतलब फॉल कर रही है, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट का कुछ पार्टिसिपेशन हो और वो भी कहीं ना कहीं इस डाउनवर्ड ट्रेंड को ही सपोर्ट करे, तो उसको बोलते हैं प्रो साइक्लिक अप्रोच। जबकि अगर मतलब एंटी साइक्लिक अप्रोच क्या होगी, गिरती हुई इकोनॉमी को उठाने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से बूस्ट दे, तो ये भी कहीं ना कहीं वरी करने वाली बात है। रही सही में अगर हम देखें डिक्लाइन जो है वो ओवरऑल कंसीडर कितना किया जा रहा है, RBI ने 7.7% या 7.5% लगभग बताया है, तो वो भी बड़ी चिंता की बात है। तो यहाँ पर 4 की इश्यूज़ बता रहे हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की बात है जब ये यूनियन बजट आएगा। देखो पहली कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी अभी भी फ्रेजाइल है, फिक्स नहीं है, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी लंबे टाइम तक रिकवर कर पाए। तो फिस्कल इंटरवेंशन कितना किया जाएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि फिस्कल इंटरवेंशन होगा तभी जा कर के मतलब सरकार अपनी तरफ से जेब से खर्चा करे। दूसरा जो है
कि गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी जो अपनी कैपेसिटी है गवर्नमेंट के पास में उससे ज़्यादा खर्च कर चुकी है। फिर कितना ज़्यादा करती है वो देखने वाली बात है। थर्ड है स्टेट गवर्नमेंट्स का जो बजट है, सारे स्टेट्स का मिला करके देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से लगभग 70 से 90% ज़्यादा होता है। वो आप समझ सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना बजट होता है उससे 70 से 90% तक टोटल स्टेट्स का बजट होता है। ठीक है, तो स्टेट्स को बोले इसके लिए थोड़ा सा बूस्ट लाने की ज़रूरत है। और फाइनल पॉइंट जो बता रहे हैं यहाँ पे राइटर वो ये कि बजट है ना, वहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाएगी, दो पार्ट्स में आएगा। एक तो फिस्कल अकाउंटिंग कि हाँ कितना ज़्यादा रेवेन्यू आया, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, कितना कैपिटल इनकम हुई, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। दूसरा बजट का स्पीच में क्या निकल के आ रहा है वही कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे एक रोड मैप को डिक्लेयर करेगा कि वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर किस अप्रोच को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, कैलकुलेशन बता रहे हैं कि अगर हमें हमारे देश को ग्रोथ रेट हमें टारगेट करनी है रियल टर्म्स में तो नॉमिनल टर्म्स में हमें ज़्यादा अप्रोच करनी पड़ेगी। देखो रियल और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो वो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बजाय कि ये कयास। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि एक तो जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है। रियल की अगर बात करें तो जो बेस ईयर है, जैसे कि 2011-12 अगर बेस ईयर माना हुआ है तो उसके बेसिस पे हमारी जीडीपी ने कितनी ग्रोथ रजिस्टर की है वो तो होती है रियल जीडीपी ग्रोथ। और मान लो अब 2020-21 की ग्रोथ रेट अगर हम कैलकुलेट करें और प्रीवियसली पिछले ही साल से मतलब 2019-20 के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ नॉर्मली ज़्यादा हुआ करती है। साथ में ये जो बजट आएगा इसमें 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी साथ में टेबल पे रखी जाएगी और आप देखोगे इसी के बेसिस पे जितना भी टैक्स रिसिप्ट होगी, ग्रोस टैक्स रिसिप्ट जो है ना, जो भी इकट्ठा हुआ है पैसा, उसको सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। फाइनेंस कमीशन इसीलिए इस्टेब्लिश किया जाता है। रही सही में डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा टारगेट तो क्या था फिस्कल डेफिसिट को 3% के अंदर अंदर रखना, बट अभी जीडीपी का 5.6% चल रही है फिस्कल डेफिसिट, तो ये भी चिंता का कारण है। तो देखते हैं फिस्कल स्टिमुलस कितना देती है गवर्नमेंट। दूसरा इसके अलावा अगर हम देखें कि मेन जो चीज़ है बोलो जॉब ग्रोथ कैसे आ सकती है, बाकी चीज़ें देखो कयास ही है, मतलब कि ये होना चाहिए, ये कर दे, होगा क्या या फिर क्या करना चाहिए। सजेशन में अगर हमसे कोई पूछे तो सजेशन हमारे पास में होने चाहिए। नंबर एक बात आ जाती है कि गवर्नमेंट क्या करे जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट मिले, वो एक जॉब क्रिएटर सेक्टर है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की जो बात की थी, इसके बारे में आपको एक तो गूगल करना है और जो वेबसाइट है बेस्ट आपको जो ठीक लगे, इनसाइट आईएएस की या दृष्टि की जो भी, वहाँ से आप इसको देख करके उसके बारे में नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। ऐसे ही जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जिसमें कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मान लो अभी हमने कल बात की थी कि मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज की बात हुई, उसके पहले और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है इंडिया, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फिर बात आ जाती है कि हमारी इकोनॉमी में जितना फोकस एरिया क्या हो सकता है। देखो हेल्थ सेक्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। हेल्थ सेक्टर का और एजुकेशन सेक्टर का दो का तो इतना ज़्यादा स्कोप रहता है हमेशा कि इनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसमें जॉब क्रिएशन होती है, और फिर लॉन्ग टर्म में जब एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप हो जाती है तो हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन अच्छी मिलेगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो वो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी के लिए और काम करेंगे। तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है ना, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर बात आ जाती है टैक्स की। बोला जीएसटी कलेक्शन जो है वो अब टारगेट जितना किया गया था उससे थोड़ा सा अब कहीं ना कहीं अचीव हो रहा है, बट डेट टू जीडीपी अगर रेशियो देखें तो वो लगातार बनता चला जा रहा है। मतलब जीडीपी के कंपैरिजन में अगर कर्जा देखें ना इंडिया पे, इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन एक्सचेकर्स पे, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें देखो इतनी हमारे काम की मुझे लग नहीं रही है। बाकी एक बार आप रीडिंग ज़रूर मारना इस आर्टिकल पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात आ रही है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ज़्यादातर जितना भी डेट दिया जाता है ना,
वो क्रेडिट फ्लो जो होता है ना, लोन दिया जाता है, उसमें ज़्यादातर पार्ट कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? पीएसबी। और पीएसबी लगातार एनपीए के प्रेशर में आते जा रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो एक सजेशन दे रहे हैं, बोलो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने बात ऑलरेडी बजट में हो चुकी है, बातचीत हो रखी है, तो बोला उसी को कहीं ना कहीं क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, एक अलग एंटिटी बन जाएगी, जिससे कि जो भी कोई लोन अगर क्रेडिट अवेल कराना चाहता है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो फैसिलिटेशन आराम से हो सके। बाकी चीज़ें एक बार आप रीडिंग ज़रूर मारना इस आर्टिकल पे, ठीक आर्टिकल है, और इसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं से पढ़ी ली होगी, या तो 12th की जो मैक्रो इकोनॉमी है उससे पढ़ ली होगी, या आपने पढ़ लिया होगा रमेश सिंह से, या कोई नोट्स होंगे आपके पास में, बस बेसिक टर्मिनोलॉजी में कि क्या होना चाहिए, बस वो सजेशन हमने यहाँ से पिक कर लिए। अच्छा, एक चीज़ और, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं माउंट K2 के बारे में। माउंट K2 की हाइट कितनी है? 8,611 मीटर, जो कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट के बाद। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी चल रही है? 8,848.86 मीटर, ठीक है। और लोकेटेड कहाँ पर है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, और चाइना जहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस आता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे मैप में आपको बताने की कोशिश करूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। इस तरीके से अगर इंडिया ये है तो ये ऑलमोस्ट इस जगह पे है, ठीक है। तो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन ये है, फिर ये पंजाब, ये जम्मू एंड कश्मीर आ गया, इधर इंडिया वाला जम्मू, हमारी तरफ वाला जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक है। ये लद्दाख आ जाता है, ये अक्साई चिन्ह है जिस पे चाइना ने वो कर रखा है अपना, तो यहाँ पे आ जाती है K2 काराकोरम माउंटेन रेंज में। बस यही चीज़ है, बाकी और कुछ भी काम की चीज़ इसमें है नहीं। चलते हैं आगे। अब आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। वही बात कि रिस्क ऑफ डिओपोली है टेलीकॉम सेक्टर में। अगर कोई सी भी एक कंपनी डिक्लाइन कर जाती है, क्योंकि जियो तो देखो सर्वाइव करेगी, पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कम से कम 3 प्लेयर्स तो होने ही चाहिए, तब जाके कंपटीशन सस्टेन करेगा, और कंपटीशन सस्टेन करेगा तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। देखो 2018 में हमारा जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने आप कह सकते हो कि मोबाइल टर्मिनेशन चार्जेस को कम कर दिया था। तो रिलायंस जियो उस टाइम पे लॉन्च हुआ ही था 2018, 2016, 17, 18 के टाइम पे, 2017-18 के बीच में। तो उस टाइम पर रिलायंस जियो को बहुत स्पेस मिल गया था, क्योंकि नया नया मार्केट में आया ही था। आप देखोगे लगभग पहले 85 पैसे चलता था, 85% तक। एक सेकंड में आपको एक एक्चुअल फिगर बता देता हूँ कि 14 पैसा पर मिनट हुआ करता था कि अगर कॉल ड्रॉप होता है, मान लो एक नेटवर्क से आप नेटवर्क ए से आप कॉल कर रहे हो नेटवर्क बी को, तो उस केस में अगर कॉल ड्रॉप हो जाता है ना, तो ए पार्टी है ना, वो बी ऑपरेटर को पैसा पे करेगी कॉल ड्रॉप का। अगर एक, और किस हिसाब से, पहले 14 पैसा पर मिनट हुआ करता था, उसको ट्राई ने रिड्यूस करके कितना कर दिया था? 6 पैसा पर मिनट। तो इस वजह से क्या हो गया था, आप देखोगे लग्जरी मिल गई थी जो नए प्लेयर्स थे, और उसके इंटरवेंशन की वजह से आज रिलायंस जियो ने जो काम किया है, उसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को तो मर्जर हो गया, एयरटेल कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना कर रहा है। तो अल्टीमेटली वोडाफोन आइडिया तो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो इस वजह से डिओपोली स्टैब्लिश ना हो जाए, ये कंज्यूमर्स के लिए मुश्किल हो सकता है। तो सर्वाइवल के लिए कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, ये बात बोली जा रही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी PDF में डिस्कस कर चुके हैं, डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। बाकी आप एक बार ये ज़रूर देख लेना। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में देखने से पहले एक ब्रेक। हाँ, तो ये है इंट्रानेजल वैक्सीन। देखो नॉर्मली तो वैक्सीन क्या होता है कि हाँ, सिरिंज ली जाती है, निडल को इंसर्ट किया जाता है, फिर लगा दिया जाता है वैक्सीन। तो ये तो हो गया नॉर्मल बेसिस पे कि हाँ, स्किन और बोन के बीच में जो टिश्यू है, उनके मसल और बोन के बीच में जो टिश्यू है, वहाँ पर आप अप्लाई कर दो वैक्सीन को। बट जो ये इंट्रानेशनल वैक्सीन है ना, ये नाक के थ्रू दिया जाता है, जो कि बहुत ही अनकॉमन मेथड है। बट ये कुछ फ्लू इंजेक्शंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं अप्लाई किया जाता है। तो इंट्रानेशनल मतलब सिंपल सी बात है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये इंजेक्शन इनहेल कराया जाता है, मतलब श्वास के साथ में आपके फेफड़ों तक पहुंचाया जाएगा। इससे क्या होगा, देखो बहुत लंबा ये प्रोसेस चलने वाला है वैक्सीन का, ठीक है। तो भारत बायोटेक ने ये अपनी तरफ से BBV154 के लिए अप्रूवल मांगा है, ठीक है, कि आप ये अप्रूवल दे दो, जिससे कि सिरिंज की ज़रूरत ना पड़े आपको वैक्सीन लगाते टाइम पे।
ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बाकी एक ये न्यूज़ भी आप देख सकते हो कि वायरस की वजह से जो जॉब लॉस है वो 4 गुना तक बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ी डेटा है, और ये डेटा जो कि बहुत ही बुरा हाल है, 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे ना, उससे भी ज़्यादा ये बात बोली जा रही है ILO के द्वारा। तो ILO के बारे में भी आप ज़रूर देख लेना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का ये पार्ट है, वो डिटेल आपको एक बार गूगल करनी पड़ेगी। और नीचे वाला जो पोर्शन है हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जो मॉनिटरिंग करता है वो कौन है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इधर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट, जिसने इंडिया को श्रिंक करके बताया कि 9.6% तक श्रिंक करेगी, तो वो चीज़ है वो कौन डिक्लेयर करता है, ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन खुद। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ से पिक की। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन, आज के वीडियो में इतना ही था इस न्यूज़पेपर में। थैंक यू वेरी मच।